कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछले इस लर्निंग सीरीज के अंतर्गत जब पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ा था और राष्ट्रपति के आर्टिकल देखे थे। आज हम इसके आगे राष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत याद रखें कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या क्या है। देखिए, अब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, पहली जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, देखें, पहली है सामान्य शक्ति, ठीक है, जनरल पावर जिसको कहा जाता है, और दूसरी है आपातकालीन शक्ति जिसे इमरजेंसी पावर कहा जाता है, आपातकाल की शक्ति। ठीक है, आपातकालीन शक्ति जो इमरजेंसी में काम आती है। तो सामान्य शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी है विधायी शक्ति, तीसरी है न्यायिका शक्ति, चौथी है कूटनीतिक शक्ति और पांचवी है सैन्य शक्ति। ठीक है, तो सामान्य शक्तियां यानी जनरल पावर्स के अंतर्गत ये 5 प्रकार की शक्तियां आती हैं, जबकि इमरजेंसी आपातकाल में देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। तो ये होती हैं राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्तियां जो 352, 356 और 360 में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात है ये राष्ट्रपति शासन है और ये आपका वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखें सामान्य शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। पहली शक्ति जो है आपकी कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्ति में जो पहली शक्ति है आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रदान करता है। कि जो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति। ये है आर्टिकल 53। ठीक है, अगली कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आर्टिकल 74 74 है। 74 में लिखा है राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। मतलब देखें, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए व राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होता है भाई, मंत्रिपरिषद होता है। और मंत्रिपरिषद और जिसका प्रमुख प्रधान कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री। यही एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो आपका प्रधानमंत्री को प्रमुख बना देता है। राष्ट्रपति से भी ऊपर लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या होगी भाई, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। मतलब यही आर्टिकल जो है ये प्रधानमंत्री की बात भी करता है कि प्रधानमंत्री होगा, और इस आर्टिकल है 74 है। देखिए, दो बातें हैं, एक लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद और एक लिखा हुआ है मंत्रिमंडल। तो याद रखें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है, जो मंत्रिपरिषद, इसमें आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं और साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद में आपका कौन कौन आ जाएगा भाई, कैबिनेट मंत्री आएगा, यहीं पर आपका कौन आता है भाई, राज्य मंत्री आते हैं, यहीं पर आपके कौन आते हैं, उप मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं, और यहीं पर आपका स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आ जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। और ये सब मिल करके बनाते हैं क्या, मंत्रिपरिषद। जबकि केवल और केवल मैं कैबिनेट के मंत्री ले लूं तो ये चीज कहलाती है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। तो याद रखो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट के मंत्री शामिल किए जाते हैं। वही लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। देखिए, आर्टिकल 75 एक कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की न्यायिक तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। देखिए, ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति होगा पहले वो क्या कर देगा, आर्टिकल 1 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा पहले, और फिर प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हो जाएगी तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो करेगा वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मतलब आर्टिकल 75 कहता है कि पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें अगला आर्टिकल 78 क्या कह रहा है कार्यपालिका शक्तियों में, कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों की सूचना दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई हैं। मतलब अब देखिए, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर बन जाएगा तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य हो जाएगा कि राष्ट्रपति
जो जो भी उसे काम देता है, या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय और जो भी प्रशासन होते हैं उसके बारे में सारी की सारी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो याद रखें 53 में संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, 74 में प्रधानमंत्री बनेगा, 75 में आपका क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, फिर राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। ठीक है। फिर आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सारे के सारे निर्णय किसको बता दिए जाएं? राष्ट्रपति को बता दिए जाएं। ठीक है। अगला देखें राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स को देखें। राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियों में लिखा है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मतलब अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद में आपका याद रखें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी संसद में कौन कौन होता है भाई? लोकसभा, साथ ही साथ राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। यही आर्टिकल 79 कहता है कि संसद होगी और संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अर्थात आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। याद रखिए संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद के अंग ऑर्गन कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। तो आर्टिकल 79 संसद के बारे में उल्लेख करता है। इसके अलावा आर्टिकल 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो बैठकों होंगी, बैठकों के लिए आहूत करना मतलब बुलाता है, तथा वह लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग भी कर सकता है। याद रखें लोकसभा को भंग आपका कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है लोकसभा को भंग करना। ठीक है। अगली शब्दावली में मैं स्थगन बता दूंगा कि लोकसभा का स्थगन क्या होता है, लोकसभा का समाप्त होना क्या होता है, लोकसभा का भंग होना क्या होता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। आर्टिकल 108 क्या कह रहा है? आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन कौन बुलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। एक बात याद रखें, जो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, ज्वाइंट सेशन का जो प्रस्ताव है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ज्वाइंट सेशन हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है और आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब संसद के सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध का मतलब है विवाद है, मतलब लोकसभा के लोग बोलते हैं कि हम राज्यसभा का कानून पास नहीं करेंगे और राज्यसभा के लोग बोलते हैं हम लोकसभा का कानून पास नहीं करेंगे, यही चीज कहलाती है गतिरोध। तो जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तब भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन याद रखें राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला तो लेता है, लेकिन ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 118। प्रश्न आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यदि उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति करेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपका ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। दूसरी बात तो ये कि ज्वाइंट सेशन जो है अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है अब तक के इतिहास में। ये याद रखें आर्टिकल 79, आर्टिकल 85 और आर्टिकल 108 ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं? विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है। अगली बात देखें आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 कहता है भाई कि आर्टिकल 80 देखो अब 2 बातें हैं, एक आर्टिकल 80 है। अब आर्टिकल 80 क्या है? आर्टिकल 80 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं, मनोनीत का मतलब है मन से बनाया जाना, ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में आगे होते हैं। प्रश्न याद रखें, देखें ध्यान से सुने। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर रहा था और ये 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। अगर इसकी बात करूं तो 2 सदस्य कैसे याद रहेगा आपको? पहले 2 सदस्य और याद रखो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? 12। तो 2 का मतलब ऐसा है कि राज्यसभा का पहला अक्षर रा आप ऐसे बनाते हैं तो 21 जैसे लगता है, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 12। तो इस तरह राज्यसभा में 12 याद हुआ और लोकसभा में कितना याद हुआ? 2।
आर्टिकल के लिए याद रखो कि लोकसभा में 2 लोग बनाए जाते हैं, 2 से 1 आगे जाएंगे 3, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 3 1। आर्टिकल 331 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। जबकि आपका राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। आर्टिकल कौन सा है भाई? 80 है, आर्टिकल 80(3), ठीक है। तो आर्टिकल 80(3) के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपका राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में आगे होते हैं, ये भी याद रखें। सचिन तेंदुलकर जैसे, अब क्रिकेट को देखा जाए तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, नॉमिनेट किया गया है। मैरी कॉम जो मुक्केबाज है उनको भी राज्यसभा का जो सदस्य है वो बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर खेल और मुक्केबाजी ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। देखो कि इसीलिए ऐसा है क्योंकि देखो संविधान जब बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये था कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम ऊंचा किया हो उनको हम राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। और उन्होंने उदाहरण स्वरूप कुछ क्षेत्र लिख दिए थे, इसीलिए साहित्य लिख दिया था, विज्ञान लिख दिया था, कला लिख दिया था, समाज सेवा लिख दिया था। अन्य क्षेत्रों को उन्होंने इसीलिए शामिल नहीं कहा था, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल कुछ बताए थे। लेकिन उनका कहना ये था, संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बातें थी कि जिन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम ऊंचा किया हो राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया जाए। इस वजह से यहाँ पर ये शब्दावली जोड़ी गई है, ठीक है। अगले देखते हैं और देखें, अब राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं यानी वीटो पावर है। तो राष्ट्रपति को याद रखें, पहला एब्सोलूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है, ठीक है। एब्सोलूट वीटो जो है अत्यंतिक वीटो कहलाता है, एब्सोलूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो, एब्सोलूट वीटो में क्या होता है भाई, कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, ये लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया। अब राष्ट्रपति ने इस बिल को, देखो राष्ट्रपति ने पहले, वीटो पावर क्या होता है, वीटो जो है ये जानो कि वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है निषेधाधिकार। और निषेधाधिकार का मतलब होता है मना कर देना, मतलब राष्ट्रपति का किसी भी चीज के लिए मना करना आपका राष्ट्रपति का वीटो पावर कहलाता है। तो अत्यंतिक जो वीटो होता है, अत्यंतिक वीटो, तो याद रखो ये क्या होता है, इसमें क्या है, कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में आ गया, अब राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने क्या किया, इस वीटो को क्या किया, राष्ट्रपति ने विधेयक पारित करने से मना कर दिया और वो बिल वहीं पर समाप्त हो गया, फिर दोबारा वो लौट करके नहीं आया, ठीक है। ये आपका कौन सा वीटो होता है, ये भाई एब्सोलूट वीटो है। इसी तरह निलंबनकारी वीटो भी होता है, सस्पेंसिव वीटो आपका क्या है, याद रखो इस बात को कि इसमें भी क्या है, लोकसभा से बिल पारित होकर के राज्यसभा में आता है, राज्यसभा से बिल पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आता है, ठीक है। देखो अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझें, दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर बताता हूँ, जैसे अत्यंतिक वीटो है एब्सोलूट, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में ये होता है कि यहाँ पर लोकसभा से बिल आता है राज्यसभा में, राज्यसभा से बिल आता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जैसे ही कहता है, राष्ट्रपति इस बिल को पास करने से मना कर देता है और ये बिल आपका दोबारा लौट करके राष्ट्रपति के पास नहीं आता है। यहाँ बिल दोबारा लौट करके राष्ट्रपति के पास नहीं आता है, ये कहलाता है सस्पेंसिव वीटो। लेकिन यहाँ पर विधेयक लोकसभा से आएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से आएगा राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति जब इस बिल को पारित करने से मना कर देगा तो ये बिल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये कहलाता है आपका कौन सा, एब्सोलूट वीटो कहलाता है, ठीक है। जेबी वीटो क्या होता है भाई, कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने ना बिल को हाँ कहा और ना कहा, राष्ट्रपति ने उस बिल को अपनी जेब में रख लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। याद रखें 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के पास आया था डाक संशोधन अधिनियम, डाक संशोधन अधिनियम आया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन अधिनियम को अपनी जेब में रख लिया था और तभी से इसका नाम पॉकेट वीटो या जेबी वीटो हो गया, ठीक है। तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, डाक संशोधन अधिनियम में ये लिखा था कि जो डाकिया है खोल करके देख सकता है कि इस पत्र के अंदर क्या लिखा है, इस वजह से ज्ञानी जैल सिंह ने इसको पास नहीं होने दिया था, इसको क्या कर दिया था, अपने पास रख लिया था या जेब में रख लिया था, इसी तभी से इसका नाम हो गया पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, ठीक है। देखें अगला क्या है, देखें अगली जो शक्ति है अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123। देखिए अध्यादेश जब जारी किया जाता है, पहला प्रश्न आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इसको यदि मैं उल्टा कर दूं तो आर्टिकल बन जाएगा 213
और 213 के तहत राज्य संबंधी मामलों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, मान लो संसद के सत्र होते हैं शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र, तो जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं और भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश के लिए कानून बनाना आवश्यक है, तब भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर देता है। और याद रखें, अध्यादेश की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो वर्तमान में कितने दिनों का होता है? 6 सप्ताह होता है। लेकिन जब पहली बार अंग्रेजों ने अध्यादेश जारी किया था, उस टाइम पे अध्यादेश का जो टाइम पीरियड होता था वो होता था 6 माह। याद रखें, तो आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 213 के तहत राज्य संबंधी मामलों में राज्यपाल अध्यादेश जारी किया जाता है। याद रखें, अध्यादेश जब जारी किया जाएगा जब आपका संसद दोनों सदनों में अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, मतलब आपका बैठक नहीं लग रही होंगी, तभी आपका क्या होगा? अध्यादेश जारी किया जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस की बात हुई। ठीक है, अगला देखें, अगली जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में क्या है? आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मतलब याद रखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, भारत का राष्ट्रपति ही आपका क्या करता है? उनकी नियुक्ति करता है। देखिए, हाई कोर्ट मतलब हर राज्य में होते हैं, देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। तो याद रखो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट राज्यों में होते हैं और राज्य में होते हैं, अतः इनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, राज्यपाल। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हाँ, जबकि जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये आर्टिकल कौन सा है? 233 कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। एक बात और देखें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ की बात आएगी तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, अब देखें हाई कोर्ट हर राज्य में है तो राष्ट्रपति सभी जगह जा नहीं पाता है, तो जब शपथ दिलाने की बात आएगी तो शपथ राज्य का कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन याद रखें, नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात आएगी तो हटाने के लिए हटाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, इनको भी कौन हटाएगा? इनको भी हटाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो याद रखें, केवल शपथ कौन दिलाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को? राज्यपाल। और बाकी सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 143 क्या कहता है? 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार, मतलब भारत का राष्ट्रपति आपका क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई परामर्श दिया इस स्थिति में कि भाई ऐसा मामला है तो ऐसा कर लो, तो भारत का राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन जब इंटरनेशनल संधि का मामला होगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि का मामला होगा, संविदा का मामला होगा, तब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन में सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक और बात है यहाँ पर कि धर्म संबंधी मामलों में आपको सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं देता है। आपको बाबरी मस्जिद वाला केस याद होगा, तो बाबरी मस्जिद वाले केस में आर्टिकल 143 का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति ने किया था। आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी कि भाई बताओ क्या किया जाए इस बाबरी मस्जिद वाले केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि धर्म संबंधी मामलों में किसी प्रकार की सलाह नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए, धर्म संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देता है। ठीक है, चलते हैं अगले राष्ट्रपति की शक्तियों में। देखें, अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति का क्षमादान है, जबकि राज्य का जो राज्यपाल है, राज्यपाल की भी आपका क्षमादान होता है। आर्टिकल 200 के तहत राज्य संबंधी मामलों में कौन क्षमादान करता है? भाई राज्यपाल क्षमादान देता है। तो देखो आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति किसी भी, याद रखो कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूर्णतः माफ भी कर सकता है। राष्ट्रपति सजा की अवधि भी बदल सकता है। राष्ट्रपति सजा का टाइम पीरियड, जैसे किसी को 2 साल की सजा हुई है तो राष्ट्रपति उसे 1 साल भी कर देता है। किसी को आजीवन कारावास हुआ तो राष्ट्रपति एक सजा को दूसरी सजा में भी बदल सकता है, या राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है पूर्णतया। दूसरी बात यह है
कि मृत्युदंड की भी सजा को यदि कोई माफ कर सकता है तो भारत का राष्ट्रपति है। याद रखो, राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल भी आपका सजा को छोटा कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है, लेकिन राज्य संबंधी मामलों में राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। यदि मृत्युदंड की सजा को कोई माफ कर सकता है तो वह है भारत का राष्ट्रपति। एक बात और, यदि राष्ट्रपति के बाद क्षमादान लगाया जाता है तो क्षमादान जब तक उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं हो सकती है या फांसी वांसी नहीं हो सकती है, जब तक राष्ट्रपति उस क्षमादान को देख नहीं लेता है। और राष्ट्रपति के पास केवल क्षमादान एक ही बार लगाया जा सकता है, ठीक है। और क्षमादान आपका राष्ट्रपति के बाद जब लगाएंगे तो मंत्रिपरिषद देखेगा। यदि आपने कोई भविष्य में अच्छे काम किए होंगे तो राष्ट्रपति को सलाह देगा मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या कर देता है, माफ कर देता है। मृत्युदंड की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो याद रखो, इसमें शब्दावली लिखी हुई है जिसे लिखा है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है मृत्युदंड या अस्थायी रूप से निलंबित कर देना। किसी को मौत की सजा हुई थी तो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए निलंबित कर देता है। परिहार मतलब दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किए देना। मतलब दंड की, मान लो किसी को 5 साल की जेल हुई थी तो कहेगा भाई जेल में रहो, लेकिन आपका क्या है, मैं दंड की मात्रा क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं। मतलब 5 साल की सजा को कितने साल कर देता हूं, 2 साल कर देता हूं। इसी तरह विराम लगा है, किसी विशेष कारणों से दंड की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। लघुकरण दंड की कठोरता को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। यदि कोई कठोर दंड आपको मिला है तो उसको क्या है, शॉर्ट में कर देगा, भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है। अगला देखें, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल पावर में क्या है, देखें आर्टिकल 112 कहता है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं भाई, बजट कहते हैं। याद रखें, बजट जैसा शब्द भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बजट के स्थान पर लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही लिखा है आर्टिकल 112 में है, बजट कि संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो आर्टिकल 112। आर्टिकल 117 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी वित्त विधेयक आपका लोकसभा में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 117 है। इसी तरह आर्टिकल 280 कहता है वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो याद रखें वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है। क्लियर है कि नहीं। तो ये है आपका राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, ठीक है। अगला देखें, इसके बाद अब लिखा है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। मिलिट्री पावर में क्या है, मिलिट्री पावर में राष्ट्रपति में लिखा है आर्टिकल 53(2) कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनका क्या होता है भाई, सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 53(2) ऐसा कह रहा है। और वह तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की भी क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये भी आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपका आर्टिकल 53(2) पर लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं। तो चलते हैं आपकी अगली स्लाइड पे। देखें, अगला है राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। अब राजनयिक शक्तियों में डिप्लोमेटिक पावर में क्या है, अब जितने भी सारे इंटरनेशनल लेवल पर संधियां होती हैं, जितने भी सारे देश के बाहर समझौते होते हैं, जितने भी सारे करार होते हैं, वो सारे के सारे कौन करता है, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मान लो जैसे प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री भी देश के बाहर कोई समझौता कर रहा है, मान लो भारत के प्रधानमंत्री गए रूस घूमने के लिए और रूस के साथ जो भी समझौते करते हैं तो प्रधानमंत्री अपने नाम से नहीं करते हैं, वो किसके नाम से किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये होती हैं राजनयिक शक्तियां। और लिखा है राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। मतलब विदेशों में आपका भारत का रिप्रेजेंट कौन करता है, ये भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। क्लियर है कि नहीं। अगला देखें, अब लिखा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, आपका प्रेसिडेंशियल रूल जो होते हैं 356, और वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी आपका क्या है, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। देखो, जब राष्ट्रीय आपात कब लगता है, राष्ट्रीय आपात 3 स्थितियों में लगता है, या तो युद्ध हो जाए, या तो आपका बाह्य आक्रमण हो जाए, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, या तो आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आपका इन 3 स्थितियों में आपका क्या लग जाएगा भाई, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। याद रखें, राष्ट्रीय युद्ध, राष्ट्रीय आपात 3 स्थितियों में लगेगा, या तो युद्ध हो,
या तो बाह्य आक्रमण हो जाए या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, पहले इसमें सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर लिखा था आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति का 1975 1975 में इंदिरा गांधी ने इसका फायदा उठाया था, और तो इस वजह से हमने फिर 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वां संविधान संशोधन के तहत तो यहाँ पर आंतरिक अशांति के स्थान पर हमने कौन सा शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। तो वर्तमान में युद्ध हो जाए, यानी एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दे, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए, या एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से आपस में शस्त्र लेकर के लड़ाइयाँ करने लगे, तो भी आपका क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन में ये होता है कि देखो, अब राज्यों में कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है। मान लो राज्यपाल कह रहा है कि भाई ऐसा काम करना है मुख्यमंत्री से, अब मुख्यमंत्री राज्यपाल की बातें नहीं सुन रहा है, तो राज्यपाल नाराज होकर के किसके पास चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति से बता देगा। तो जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो आपका क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र विफल का मतलब है कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की बात मानेगा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है तो राज्यपाल आपका राष्ट्रपति से शिकायत कर देगा। तो ऐसे मामलों में ये माना जाएगा कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और राज्य में क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन, और देश ऊपर से आदेश कौन देगा, राष्ट्रपति, और राज्य का प्रमुख कौन हो जाएगा, राज्यपाल। याद रखें कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री के पद होते हैं, ये कुछ समय के लिए स्थगित हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं होते हैं। और वित्तीय आपात का मतलब है कि देश का यदि पैसा समाप्त हो जाए तो आपका वित्तीय आपातकाल लग जाता है। 3 बार आज तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है देश में। राष्ट्रपति शासन आपका बहुत 150-200 के बार समथिंग लग चुका है, और वित्तीय आपात देश में आज तक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये थे आपकी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ। ठीक है, आशा है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।